नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़का खेत गंगा जी के तट पर पानी का बढ़ाव का जायजा लेते हुए वहां के ग्रामीणों से बातचीत कर जानकारी मिली। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। ये नरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़का खेत के पास में जहाँ पे ये गंगा जी के घाट पे तट स्थित है और यहाँ के कुछ आपको अवगत करा रहे हैं तो आप थोड़ा उधर हो जाइए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम बता। ये क्षेत्र जो तट है ये नौ के बस खिलाड़िया में आता है। ये बताइए कि जो पानी का बढ़ाव है कितना है, अधिक बढ़ा हुआ है कि मीडियम है? ये कितने दिन यानी कि ये बढ़ाव जो हो रहा है प्रतिदिन हो रहा है कि वहीं पे रुका है? कितना बढ़ा है? वहीं पे रुका है। अच्छा, तो ये कितने दिन पहले जो है ये पानी यहाँ नहीं था? यानी कि 10 दिन के पहले जो पानी यहाँ पे नहीं था, 10 दिन के बाद ये पानी यहाँ आ चुका है। ठीक, तो ये बताइए कि यहाँ पे और भी जो क्षेत्र दिख रहा है तो इसके बगल वाला कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? बियरिया पड़ेगा ऊपर। अच्छा, बियरिया ऊपर पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पानी है तो क्या ये पानी से अभी लोग प्रभावित है? ये इससे कोई अभी तो समस्या नहीं हो पा रहा है? कोई समस्या इससे तो नहीं है? अभी तो जो पानी है अभी मीडियम में ही है, इससे कोई नुकसान नहीं है, ना फसलों को भी ना नुकसान है ना। और ये जो है तट के अंदर ये जो दरारें हैं आगे, ठीक है, उससे पानी अभी नीचे ही है, इसलिए ये अभी मीडियम में है। तो इसलिए मैं आप सबको चाहेंगे कि इसके बारे में आप अपने गाँव वासियों से कुछ ऐसी खबर है जिसको आप हमको बताएं। गाँव की तरफ से कोई खबर हो? सब ठीक है। अच्छा, उसमें कोई समस्या या गाँव वाले यहाँ पे आते हैं? हाँ, गाँव वाला अभी आता है शाम के। अच्छा, शाम को थोड़ा सा इधर का वीडियो लीजिए, उधर का पानी आता है ना, उसके बाद फिर वैसे ही करके उधर का कीजिए। चारों तरफ का आपको वीडियो की तरफ से हम दिखा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से हर जगह का दृश्य दिखा रहे हैं जो ये गंगा जी के घाट पे स्थित है। और ये वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि अभी पानी जो है मीडियम ही में है। प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र के हरिपुर उर्फ मिश्रीपुर में विटोला देवी गौ सेवा संस्थान की वार्षिक बैठक संस्था के कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्था के सचिव शिव कुमार तिवारी तेजस्वी द्वारा किया गया। बैठक में खेत खलिहान व किसान शिक्षा आत्मनिर्भर पर जन जागरूकता एवं भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति को पुनः जीवित करने पर विचार विमर्श किया गया। संस्था की अध्यक्ष विटोला देवी ने कहा कि समय रहते हुए आवारा पशुओं को संरक्षित करने का काम संस्था करेगी। इस मौके पर संस्था के सदस्य रामेश्वर तिवारी, सुमित तिवारी, कपिल तिवारी, अरुण तिवारी, विकास, राजेश पाठक, उदय राज तिवारी व अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। आप जो है ये विटोला देवी गौ सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, तो इसमें गौ माता की सेवा करने का विचार आपके मन में कैसे आ गया? मेरा बहुत दिन सब दिन से था। सब दिन से मैं सेवा करती थी और आज भी कर रही हूँ, अब करेंगी। मेरा बड़ा प्रेम रहता है। अच्छा, ये जब गौ माता की जब सेवा करती है तो आपको सुख की कितनी अनुभूति मिलती है? बहुत बड़ी खुशी होती है ताप मेरे लिए। तो लोग गौ का सेवा कर रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि गौ माता की सेवा करने से क्या लाभ होता है? गौ माता का सेवा करने से बहुत लाभ होता है, आदमी के सब चीज़ का अच्छाई होता है। गौ का सेवा हर सब चीज़ में पूर्ण होता है और गौ माता सबकी रक्षा करती हैं सेवा करने से। और उनके खिलाना चाहिए, वो अपने जन्म का भी वार्तालाप करती है। देखा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने गौशाला बनवाने का निर्देश दिया था सब लोगों को, जिसके क्रम में आपने भी ये बीड़ा उठाया। हाँ, तो कितनी गायों की सेवाएं करा रही हैं आप? अब तो बहुत गायों का सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन अभी कुछ
ऑफिस के तरफ से तो हमको कुछ नहीं मिला। अच्छा, अभी कोई अनुदान नहीं मिला? नहीं, कुछ मिला नहीं। यही अनुदान चाह भी रही हूँ जी कि मिल जाए तो हम गाय का सेवा और बढ़ाएंगे गौ में। जी हमारा गौ का सेवा करने का बहुत बड़ा प्रेम रहता है, दिल से जी। सेवा करती रहती है। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम है बिटोला देवी। जी तेजस्वी जी, वर्तमान समय में ये आपकी जो संस्था गौ सेवा का कार्य कर रही है, ये कब से संचालित है? ये संस्था जो है सन 2017 से संचालित है और अभी इसका जो है कुछ ही महीनों में 3 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो क्या जब से आप संचालन कर रहे हैं आपकी संस्था, कभी वित्तीय सहायता तो कहीं से भी मिली है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी सहायता नहीं मिली है, लेकिन संस्था आगे जो है कार्य करती रहेगी और कार्य होता रहेगा। और आज आप लोगों ने इसकी बैठक भी की है। बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, किन किन मुद्दों पर लिया गया? बैठक में संस्था के द्वारा जो है जो निर्णय लिया गया है, प्रथम प्राथमिकता जो है सदस्यता पर दी गई है और सदस्यता के साथ साथ जो है इसमें जो सदस्य हमारे पदाधिकारी हैं उनको बरकरार रखना, उनको हटाए जाने के संबंध में चर्चा की गई है। और सेकंड जो है 3 विषयों पर चर्चा हुई है। तीसरा विषय यह है कि संगठन में आय और व्यय का जो वो है उस पर चर्चा किया गया है कि संगठन में अभी तक इस संस्था में आय व्यय जो हुआ है और अभी तक क्या कार्य की है, इस पर जो है चर्चा हुई है। क्या कब अभी तक आपकी संस्था में गौशाला बनाई गई है? जी, संस्था का जो है एक गौशाला भी बनाया गया है और अब उस पर धीरे धीरे अभी तक हमारे पास समुचित व्यवस्थाएं नहीं थी, जैसे कि चारा हो गया। जो पशु संरक्षित किए जाएंगे उनको चारे की जो है आवश्यकता है, बिना चारे को कैसे रह पाएंगे, तो इसकी व्यवस्थाएं जो है की जा रही है और लगातार हमारे सदस्य लोग जो है इस पर संघर्षरत हैं, कार्य कर रहे हैं। अभी संस्था द्वारा ये गौ सेवा मुद्दे को छोड़कर क्या अन्य भी मुद्दों पर ये कार्य करने का पहल कर रही है? जी, जो संस्था हमारी ये श्रीमती बिटोला देवी गौ सेवा संस्थान है, यह प्रमुख 4 मुद्दों पर काम करेगी समाज के बीच में। पहला, हमारा किसान जो हमारी प्राचीन संस्कृति के रूप में जो हमारे पहले खेती की जाती थी, उस किसान के बीच में जाकर उनको उस खेती पर आत्मनिर्भर होने के लिए जो ये संस्था कार्य करेगी और आत्मनिर्भर को ज़्यादातर बढ़ावा देगी। और दूसरा जो है विद्यार्थियों के बीच में शिक्षा के लिए कार्य करेगी। और तीसरा, हमारा जो मजदूर है उस मजदूर को अधिक से अधिक लाभ कैसे हो पाए, किन कार्यों से हो, उस पर जो है कार्य करेगी। और चौथी हमारी प्राथमिकता है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है और जो हमारी विरासत है, उस पर कार्य संस्था करेगी। आपका परिचय? मैं शिव कुमार तिवारी तेजस्वी, इस संस्था का जो है सचिव हूँ। यूपी के बदायूं जिले में आवारा गौवंश से हर किसान, हर राहगीर परेशान नजर आ रहा है। जी हाँ, अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो आवारा गौवंश के लिए हर ग्राम पंचायत, हर नगर पंचायत में स्थायी या अस्थायी गौशाला बनाई गई है और गौवंश गौशालाओं में पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। एक ओर सड़क पर घूम रहे आवारा गौवंश दुर्घटना को दावत दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसान के खेतों में खड़ी फसल को भी उजाड़ रहे हैं। कई बार किसानों ने जन सुनवाई पर शिकायत की, मगर शासन और प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं। आखिर योगी सरकार ने गौशाला बनाने में जो पैसा खर्च किया, उससे किसान को क्या लाभ मिला? देखिए उघैती शर्की से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बलभद्र सिंह, फास्ट न्यूज इंडिया चैनल से। आज हम हैं कस्बा उघैती में और कस्बा उघैती में आप देख रहे हैं है और यहाँ पर ये गौवंश खड़े रहते हैं। इतनी बड़ी दुर्दशा है गौवंश की, कहीं गौवंश को आश्रय नहीं मिला। हालांकि योगी सरकार लगातार गौशालाओं की बात करती है, चाहे वो स्थित गौशाला हो या अस्थायी गौशाला हो, लेकिन गौवंश कहीं भी किसी भी गौशाला में आज कोई भी गौवंश नहीं है। अगर कहीं भी 2-4 गौवंश हैं तो उनकी दयनीय स्थिति बनी हुई है, कोई भी उनको देखने को तैयार नहीं है। हर तरफ ये गौवंश जब रास्ते में चलते हैं तो सड़क दुर्घटनाएं होती है और ज़्यादातर दुर्घटनाएं इसी कारण होती है।
यूपी के पीलीभीत जिले के नए डीएम श्री पुलकित खरे द्वारा कोविड-19 L2 अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पीलीभीत की सीएमओ सीमा अग्रवाल, जिला चिकित्सालय सीएमएस रतनपाल सिंह सुमन, जिला महिला चिकित्सालय सीएमएस अनीता चौरसिया एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए पीलीभीत से मून प्रकाश देवल की रिपोर्ट। पूरे शहर और पूरे जनता पूरे देश के लिए एक मुख्य चुनौती के रूप में, जैसा कि आपने पहले दिन बताया था, तो आज L2 लेवल के अस्पताल का निरीक्षण किया है। तो इसको अमल में आने के लिए कब कितना समय लग जाएगा, क्या यहाँ व्यवस्थाएं मिली, क्या व्यवस्थाएं मिली? जनपद के जिला अस्पताल के MCH विंग में L2 अस्पताल शुरू होना है कोविड को लेके, उसका आज मेरे द्वारा वृहद निरीक्षण करा गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद रहीं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी थे। शासन से जो निर्देश मिला है कि प्रत्येक जनपद में L2 स्तर का अस्पताल संचालित हो जाना चाहिए, इसको लेके पिछले कुछ दिनों से यहाँ तैयारियाँ चल रही थी और मैंने भी जब से यहाँ ज्वाइन करा है इसको लगातार मॉनिटरिंग करी जा रही है। आज निरीक्षण में कुछ बेड्स की संख्या जो अभी कम है उसको बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुछ टूट फूट था, कुछ जगह पे सैनिटरी वर्क और प्लम्बिंग वर्क के इशूज़ थे। हम लोग तीव्र गति से इनको अगले 2 दिन के अंदर पूर्ण करा लेंगे और शासन से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्देश मिले हैं कि 21 तारीख से L2 अस्पताल में संचालित हो जाना चाहिए। तो हम लोग पूरी उम्मीद में हैं और प्रयास भी है कि हम लोग 21 तारीख से यहाँ पे L2 अपना संचालित कर लेंगे, जिससे जो गंभीर कोविड वाले मरीज़ हैं जिनको अभी तक बरेली भेजा जाता था, उनका इलाज, उनकी देखभाल यहाँ पे हो जाए। वेंटिलेटर्स भी यहाँ पे 8 उपलब्ध हैं, 4 आज लगाए जा रहे थे मेरे सामने ही, बाकी सभी वेंटिलेटर संचालित स्थिति में बताए गए हैं। तो सारी व्यवस्था यहाँ पे देखी गई और 21 तारीख से ये L2 संचालित होगा। कोविड को लेकर के जैसा कि आपने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया, तो क्या सर अपडेट करा? कोविड को लेके आज कंट्रोल रूम जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के नाम से है उसका निरीक्षण करा गया। वहाँ सभी की जो ड्यूटियाँ हैं वो देखी गई। होम आइसोलेटेड पेशेंट से मेरे द्वारा स्वयं बात करी गई है। सभी को अपनी ड्यूटियों का ज्ञान था, सभी अपनी ड्यूटियाँ ठीक से कर रहे थे। कुछ कमियाँ ज़रूर थी कि हम जिसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जो RRT टीम्स हैं, रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स, जो फील्ड से लोगों को पॉजिटिव केस आने के बाद अस्पताल तक लाती हैं, उनको थोड़ा हम बेहतर बना सकते हैं, उनका रिस्पांस टाइम बेहतर हो सकता है। एम्बुलेंस मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर करा जा सकता है जिससे पेशेंट जल्दी आए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे पिछले कई दिनों से ध्यान दिया जा रहा है, CMO ने बताया, तो इसको और भी बेहतर कराने की ज़रूरत है कि पॉजिटिव व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में जो लोग आएँ उनका अगले दिन ही हर हाल में टेस्टिंग हो जाए, जिससे हम लोग इस संक्रमण को फैलने से रोक सकें। इस समय सभी प्रयासों का एक ही मकसद है कि चेन को तोड़ना है, जो संक्रमण की चेन है, तो उसी को लेके ये सारे प्रयास चल रहे हैं। कंट्रोल रूम मैंने देखा, MCH विंग देखा, शाम को सभी ACMOs के साथ फिर एक बैठक करूंगा मैं और इन व्यवस्थाओं में जो भी कमियां हैं उनको हम लोग ठीक करा लेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के उप जिला सुंदरबनी में भाजपा के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी शहीदी स्मारक सुंदरबनी पर पहुंचे। तिरंगे की शान को बनाए रखने के लिए 1953 में 3 लोग शहीद हुए थे। श्यामलाल शर्मा शहीदों के परिजनों के साथ मिले और उनके साथ शहीदों के स्मारक की मरम्मत के लिए बात की। शहीदों के परिजनों ने कहा कि जहां भाजपा के बड़े बड़े नेता शहीदी स्थल पर आए, पर यह शहीदी स्मारक आज भी उसी तरह पड़ा हुआ है। शहीदी स्मारक के बारे में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्यामलाल शर्मा ने कहा कि शहीदी स्मारक के बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा और मैं दोबारा सुंदरबनी आकर अभी से बैठकर बात करके उसके बाद शहीदी स्मारक का हल निकालूंगा। श्यामलाल शर्मा ने कहा कि मुझे शहीद स्थल पर पहुंचकर अफसोस हुआ है, लेकिन मैं जल्दी ही म्यूनिसिपल कमेटी और काउंसिल बुद्धिजीवी के साथ बैठकर जल्द से जल्द कुछ हल निकालूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे सुंदरबनी का प्रभारी नियुक्त किया गया है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं जल्द ही इसका हल निकालूं। इस मौके पर जिला प्रधान कैप्टन बाल कृष्ण, मंडल प्रधान राकेश शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट म्यूनिसिपैलिटी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। देखिए सुंदरबनी से सीटू सिंह की रिपोर्ट। हाँ जी ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਅਸਲ ਤੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀ ਬੇਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਸਰ किया सत्ता, ताकत और समय सब भाजपा के हाथ में है, लेकिन शहीदों को कब तक शहीद का दर्जा दिया जाएगा? देखिए, जो आपने शहीदों के दर्जे की बात की है,
ये मुझे लगता है कि कोई आसान नहीं करेगी कोई भी गवर्नमेंट होगी। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि आज चाहे वो केंद्र की सत्ता हो जहाँ स्टेट में, तो इस समय गवर्नर रूल है। उन लोगों ने जो है एक बहुत बड़ा संघर्ष किया और आज संकल्प उन्होंने जो लिया हुआ था और उनकी जो शहादत है, जो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, उसी की वजह से आज आप देख रहे हैं, चाहे वो 370 हो, 35A हो, जहाँ राम मंदिर हो, जहाँ एक बदान, एक प्रधान, एक निशान की बात हो, तो मैं शत शत नमन करता हूँ इन शहीदों को जो 1953 में प्रजा परिषद, उस समय हमारे बहुत ही महान लीडर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने जो है वो यहाँ पे गठित की थी और उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और उस समय इन लोगों ने बलिदान दिया था 1953 की एजिटेशन में। और मुझे आज थोड़ा इस चीज़ का अफसोस भी हुआ है, मैंने जिस तरह से समाधि स्थल पर देखा है। और लेकिन हम कोशिश करेंगे। अब मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया गया है और मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। मैं यहाँ के तमाम जनता जनार्दन के सहयोग से और ख़ुसूसन तौर पर अपनी पार्टी और यहाँ पे जो म्यूनसिपल कमेटी है उसके जितने भी म्यूनसिपल काउंसलर हैं और जहाँ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं और जहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी नागरिक हैं, मुझे लगता है कि ये हम सब की जिम्मेवारी और ड्यूटी बनती है कि हमें तो रोज़ जाके उनके चरणों में शत शत नमन करना चाहिए। और मैं उनके परिवारों से भी माफ़ी मांगता हूँ कि अगर कहीं ये विलम्ब हुआ है, तो अब मुझे लगता है कि हम अगर सब लोग यूनाइटेड फेस लेके अगर हमारी अप्रोच पॉजिटिव होगी तो इसको एक शक्ल देने की कोशिश करेंगे। सर, क्या अब ये इस शहीदी स्मारक का अंतिम चरण होगा या फिर खोखले दावे होंगे जैसे पिछले 70 सालों से होते आए? देखिए, मैं बोलता कम हूँ, ऐसे तो मैं आपको पता है कि बोलता भी हूँ और बहुत ऑफेंसिव बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ। हालांकि पॉलिटिक्स में सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल काम है। मैं बेबाकी से बात करता हूँ और पूरे होश आवाज़ से बात करता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ भी इस चीज़ के बारे में नहीं कहूँगा जब तक मैं सब लोगों के साथ नहीं बैठूँगा। और जो हमारे यहाँ पे परम आदरणीय और उनके परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी, क्योंकि मैंने अपना जो खेद है उनके साथ प्रकट किया है पहले भी और अब भी उनसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज मैं कोई दावा नहीं करूँगा और आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि इसको हम ज़्यादा हाइप नहीं दें। मैंने सोचा था कि आप मुझसे कुछ और सवाल करेंगे, लेकिन मैं अभी इन तमाम चीज़ों को लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ। और अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप मीन सबका, तो मैं परमपिता परमेश्वर से और उनके जो परिवार के लोग हैं उनकी आशीर्वाद से मुझे लगता है कि जो चीज़ हमने सोची है, तो अगर आप लोगों ने सहयोग रखा तो ये मैं कहूँगा कि 6 महीने के अंदर अंदर जब मागी का यहाँ पे पर्व बनाया जाएगा उनके शहीदी स्थल पे, तो इसको एक तो थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।